ये क्या होता है, कॉमन ओरिजिन होता है। इसका क्या होता है, कॉमन ओरिजिन होता है। तो एक सिंगल लाइन हो गया मतलब कॉमन हो गया, और ये डाइवर्स कर रहा है। तो ये क्या होगा तेरा, डाइवर्स कर गया, मतलब डाइवर्स होगा मतलब फंक्शन अलग अलग होगा है, मतलब ओरिजिन कॉमन हो गया और फंक्शन अलग अलग होगा, इसमें फिर उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है जैसे कि देख, ये क्या होता है, वर्टिब्रेट और हार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो देख, इनका काम क्या होता है, इनका ओरिजिन तो सेम होता है, ये हो गया डाइवर्जेंट है, सिमिलर ओरिजिन होगा, पर इनका फंक्शन भी तो सेम होता है ना, डिफरेंट फंक्शन नहीं होता इनका। अरे ब्रेन तो हर एक के अंदर है, या हार्ट तो हर एक के अंदर ब्लड सप्लाई तो ये तो करता है और तो कुछ करता नहीं है। तो हर जगह ब्लड सप्लाई कर रहा था, मतलब फंक्शन तो सेम है, पर यहाँ डिफरेंट फंक्शन लिया है, तो फंक्शन डिफरेंट या सेम हो सकता है, पर इसमें तो सेम फंक्शन होंगे और डिफरेंट ओरिजिन ही होगा, इसमें सेम या हो सकता है, ठीक है। तो मेन इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका सिमिलर ओरिजिन होना चाहिए और इसका डिफरेंट ओरिजिन होना चाहिए। और फंक्शन देख लियो, अगर विंग विंग हो गए तो वो क्या करेगा, उड़ने का काम हो गया, फ्लिपर से स्विम करने का काम हो गया, आई है देखने का काम हो गया, मतलब सिमिलर फंक्शन है और ओरिजिन डिफरेंट है। ऑक्टोपस अलग है, मैमल्स अलग है, पेंगुइन अलग है, डॉल्फिन अलग है, बटरफ्लाई अलग है, वो अलग है, ये आर्थ्रोपोडा है, और बर्ड तेरा एप्स है, तो अलग अलग ओरिजिन हो गया। पर विंग्स है दोनों के पास, तो उड़ना काम हो गया, मतलब फंक्शन ओरिजिन कॉमन क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल कौन कौन सा आ गया, यहाँ पे 4 एग्जाम्पल आ गए तेरे, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, पोटैटो एंड स्टेम मॉडिफिकेशन, स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन। और डार्विन ने कहता है, डार्विन गिव थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन in the same time of argument similarity in proteins and genes performing a given function among diverse organisms give clues to common ancestry। एक प्रोटीन और जीन्स क्या होती हैं, वो भी क्या है, डाइवर्स एवोल्यूशन है, क्योंकि क्या करती हैं, कॉमन एंसेस्ट्री शो कर रही है। कॉमन एंसेस्टर मतलब कॉमन, सिमिलर ओरिजिन, सेम ओरिजिन, कॉमन एंसेस्टर मतलब सेम ओरिजिन, और सेम ओरिजिन मतलब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता है ना, ठीक है। और क्या होता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर हमने क्या करे हैं, डॉग्स बनाई हैं, हाइब्रिड्स बनाए हैं, मैंस ने क्या करे हैं, डॉग्स बनाए हैं, एग्जाम्पल ऐसे ही है, हाइब्रिड्स प्रोग्राम में। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बाय प्रिमिटिव मैन, ठीक है, ये हो गया। थॉर्न बोगनविला में अगर देखना है तो थॉर्न ओ, बोगनविला ओ, और ये करता है ओ वाला क्या करता है, डिफेंस करता है, और ये वाला क्लाइम करता है। डायग्राम्स वगैरह देख लियो, ये 4 डायग्राम पेपर में आते हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं हम इसके अंदर, ये ब्रैंकियोसोरस है, और ये क्या है तेरा, टायरासोरस है सबसे बड़ा, ट्रैकियोसोरस इससे रिलेटेड होता है ब्रैंकियोसोरस से, तो इसका रखा है बीटी से, ये रखा बीटी, और ये लिखा है हमने तेरा ACP, ये लिखा है तेरा ACP ST है हमारा ACP बेटी चौथ है, ST ACP है बेटी चौथ, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, स्टीगोसोरस, और ये होगा ट्राइसोटोरस। और जबकि यहाँ पे क्या था तेरा, यहाँ पे सबसे पहले आर्क्योटायरस, फिर क्रोकोडेलियन और टेरप्डॉन। क्रोकोडेलियन यहाँ पे ध्यान रखियो, आर्क्योटायरस क्या है, आर्क्योटायरस एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में, ये रेप्टाइल है और ये आर्क्योटायरस ये है, और बर्ड नीचे होगी इसके कहीं, उसके बीच में लिंक होता है। और सबसे बड़ा ये होता है, ये ट्राइसोरस है, और प्लेट्स इसकी हैं, प्लेट्स इसके पास हैं, स्टीगोसोरस के पास प्लेट्स है, लंबी गर्दन इसकी है, प्लेट्स वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आगे सर, फिर अदर मैन है सेलेक्टेड, मैन selected organs and animals for agriculture, horticulture, or support for security. Man has domesticated many wild animals and crops. This intensive breeding program has created breeds that differ from other breeds, example dogs, but still are of the same group. It is argued that if within hundred of years man could create new breeds, could not nature have done the same over millions of years? Another interesting observation supporting evolution by नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम इंग्लैंड। नेचुरल सिलेक्शन कहाँ से आया था, नेचुरल सिलेक्शन जो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म था वो इंग्लैंड का था, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म के अंदर सबसे पहले क्या था, नेचुरल सिलेक्शन में बिफोर इंडस्ट्रियल, जब इंडस्ट्री नहीं थी, तो इंडस्ट्री तो काला करती है, इंडस्ट्री नहीं थी 1850 में, तो क्या था 1850 और 1920 दो चीज़ें हैं, ध्यान रखिए, 1850 से 1920। तो जब इंडस्ट्री नहीं थी, काला नहीं था, तो पेड़ क्या थे, सफ़ेद रहते थे, पेड़ पे शूट स्मोक नहीं जमता था, तो वाइट रहते थे, तो वाइट लाइकन्स पे वाइट छुप जाते थे, वाइट पेड़ पे वाइट छुप जाते थे, डार्क वाइट पे चमकते थे, तो डार्क खत्म जाते थे। पर जब इंडस्ट्री आई तो कालापन आया, पेड़ काले हो गए, तो डार्क वाले छुप गए, तो वाइट वाले मर गए, ठीक है ना। पहले वाइट ज़्यादा थे, फिर बाद में डार्क ज़्यादा हो गए, और वाइट का नाम होता है वाइट विंग मॉथ या पेपर्ड मॉथ भी बोलते हैं, और डार्क विंग का नाम होता है तेरा मेलनाइज मॉथ, और इसका होता है पेपर्ड मॉथ। इसका नाम है ब्रिटेलेरिया, इसका नाम है कार्बोनेरिया, ठीक है ना। फिर आता तेरा, और ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, ये क्या है, एक एग्जांपल है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन तो 3 तरह का होता है ना, स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल और डिस्ट्रप्शन, और ये डायरेक्शनल है, क्योंकि
पहले यहाँ था, फिर ये एक डायरेक्शन में चला गया, पहले वाइट थे फिर काले वाले में चले गए, मतलब एक डायरेक्शन में चले गए, ठीक है ना। तो ग्राफ चेंज हो गया। और ये कहाँ देखने को मिलता है, डिफरेंट रूरल एरिया में। और नो वेरिएंट इज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट, मतलब कोई भी वेरिएंट अब तक कम्प्लीटली मरता नहीं है, ये कम हुए हैं, मरे नहीं है। यहाँ पे डार्क कम हुए हैं, यहाँ पे वाइट कम हुए हैं, मरे नहीं है, कम्प्लीटली वाइप्ड आउट नहीं होते। फिर हमारा एक बोलती है एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड पेस्टिसाइड रिजल्ट करता है सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी में। ये क्या है, एक एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है। एविडेंस ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का कहता है, एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोजेनिक मतलब होता है तेरा मैन मेड, ठीक है। तो ये क्या होता है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वैरायटी, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस वैरायटी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वैरायटी और ड्रग रेजिस्टेंस सेल ऑर्गेनिज्म। ये होता है सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी। एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड पेस्टिसाइड रिजल्ट सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी। एविडेंस ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वैरायटी, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस वैरायटी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वैरायटी, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कौन से हैं, वो ये वाले हैं। और एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मैन मेड है। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन डार्विन फिंचेस नहीं है, क्योंकि डार्विन फिंचेस तो नेचर ने सेलेक्ट करी है ना, तो वो भी नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। मतलब नेचुरल सिलेक्शन के दो हो गए, कौन कौन सा, एक तो ये इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म हो गया जिसे बोलते हैं हम, और एक हो गया तरह डार्विन की फिंचेस जो बीक हैं, ठीक है। और एंथ्रोपोजेनिक एक्शन अलग हैं जो 4 होते हैं। फिर एक बोलता है ये एवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस। ये क्या है, एवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस, इट इज़ अ स्टोकास्टिक प्रोसेस। क्या बोलता है, ये क्या है, स्टोकास्टिक प्रोसेस। स्टोकास्टिक मतलब रैंडम है, डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है कि डायरेक्ट बन जाए। स्टोकास्टिक प्रोसेस रैंडम हो सकता है, ठीक है। बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन नेचर, किस पे बेस्ड है, 2 चीज़ों पे बेस्ड है। बेस्ड ऑन चांस इन इवेंट्स ऑफ नेचर एंड चेंज म्यूटेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। चेंज इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये हो गया। फिर बोलते हैं व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड। डार्विन कहाँ पहुंचा था, गैलापागोस आइलैंड में बोला। देयर ही ऑब्जर्व एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स लेटर कॉल्ड डार्विन फिंचेस। स्मॉल ब्लैक बर्ड्स को क्या बोला गया था, डार्विन फिंचेस बोला गया था। ही रियलाइज दैट देयर वर मैनी वेराइटीज ऑफ फिंचेस। जब वो गैलापागोस आइलैंड में पहुंचा तो वहाँ पे देखा उसने कि बहुत सारी वेराइटी की फिंचेस हैं। All the variety he conjectured evolved on the island itself from the original seed eating features। इनका हर एक की बीक का क्या था, ओरिजिनल फीचर क्या था, सीड ईटिंग फीचर था, ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर था। पर फिर बाद में क्या हो गया था, उनकी क्या हुआ, चेंजेस हुए। मैनी अदर फॉर्म्स विद ऑल्टर्ड बीक अरोज। फिर क्या हुए, मैनी ऑल्टर्ड बीक अरोज हुई, नहीं और आई। इनेबल दैम टू बिकम इंसेक्टिवोरस और वेजिटेरियन। तो 2 फिंचेस बन गई जो इंसेक्ट खाने लग गई, और जो वेजिटेरियन मतलब जो नट्स पीनट वो खाने लग गई, सीड खाने लग गई। 2 बन चुकी थी, जिसकी लंबी चोच हो गई वो कीड़े खा रही है, वो उसकी वैसी हो गई तो वो नट्स खा रही है। तो ये क्या है, डार्विन फिंचेस का एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन का, क्योंकि नेचर ने करा है, किसी मैन मेड ने नहीं करा, तो ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। डार्विन फिंचेस एक एडेप्टेशन भी है, क्योंकि जो डार्विन फिंचेस है वो भी एक एडेप्टेशन का एग्जांपल है, और डार्विन फिंचेस नेचुरल सिलेक्शन का भी है। तो डार्विन फिंचेस 2 चीज़ें हो गई, नेचुरल सिलेक्शन भी हो गया और अडेप्टिव रेडिएशन भी हो गया। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, समझाता हूँ। द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरेटली रेडिएटेड टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी, इसे बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन मतलब होता है एक पॉइंट से निकलकर रेडिएट होना, मतलब ये है तेरा एक पॉइंट, इससे निकल के रेडिएट होना, इसे बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में जो स्टार्ट हुई है फ्रॉम पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एंड लिटरली रेडिएट टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी, जो लिटरली रेडिएट्स हो रही है अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी में, इसे बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। This process of evolution, different species in a given geographical area starting from a point literally radiating to other area of geography is called adaptive radiation। क्या बोलते हैं इसको, adaptive radiation बोलते हैं, ठीक है। डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट करती है वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमिना। डार्विन फिंचेस का है ये सबसे बेस्ट फिनोमिना होता है अडेप्टिव रेडिएशन का, क्योंकि वो क्या हुई है, एक जगह पे थी और लिटरली रेडिएट कर एक वेजिटेरियन बन गई, एक इंसेक्टिवर्स बन गई, ठीक है ना। और क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल भी क्या है, इसका एग्जांपल है एडेप्टिव रेडिएशन का। और प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया भी क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है। तो 3 एग्जांपल ध्यान रखियो, रट्टा होना चाहिए, ध्यान रखियो। फिर ये जो पैराग्राफ है ना, इनकी एडिटेड लाइन आती है, ध्यान रखियो। अ नंबर ऑफ मार्सुपियल, अ नंबर ऑफ मार्सुपियल है, अ नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल नहीं है, ठीक है ना। तो अ नंबर ऑफ प्लेसेंटल मार्सुपियल भी नहीं है। अ नंबर ऑफ मार्सुपियल ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर, इवॉल्व फ्रॉम एन ancestral stock but all within the Australian island continent। क्या बोला इसने, a number of marsupial each different from the other, a number of marsupial each different from the other evolved from an ancestral stock but all within the Australian island continent। a number of marsupial each different from the other evolved from an ancestral stock but all within the Australian island continent।
when more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area, उसे बोलते हैं हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या बोलते हैं हम उसको? ये एक नंबर ऑफ मार्supial ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर इवॉल्व फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक, इवॉल्व हुई है एंसेस्ट्रल स्टॉक से, हाँ एंसेस्टर से निकली हुई है, बट ऑल विद इन द उसके अंदर ही, ऑस्ट्रेलियन के अंदर ही उसके एंसेस्टर थे। ये वाली लिखी हुई है जी, ध्यान रखिए पूरी लाइन ऐसे जाएगी। When more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area, उसे बोलते हैं convergent evolution। When more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area, उसे बोलते हैं convergent evolution। मैंने ancestral stock, ठीक है। फिर एक more than one adaptive radiation appear to have occurred in isolated geographical area representing different habitat called convergent evolution। और ये सारे एग्जाम्पल इसके हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्supial का एग्जाम्पल है, प्लेसेंटल के एग्जाम्पल सिर्फ ये 7 ही हैं, ये 7 है, 3, 3, 6 और एक 7, ये प्लेसेंटल के एग्जाम्पल ये हैं, बाकी ऑस्ट्रेलियन मार्supial के एग्जाम्पल ये हैं और ऑस्ट्रेलियन मार्supial का एग्जाम्पल ये हैं। और तो पता है इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है, 2023 में आया था, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया और एडेप्टिव रेडिएशन भी हैं। और जो शुगर ग्लाइडर होता है उसका नाम फ्लाइंग फ्लेंजर भी होता है। और इसका जो नाम है, इसका नाम मार्supial मोल का नाम बंदी कूद भी है। बंदी है माउस की, बंदी है माउस की, बंदी है माउस की, और बंदी यहाँ बनी हुई है, तो बंदी यहाँ बनी हुई है। और ये वाला पेड़ ऑस्ट्रेलिया का है, तो ये कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया मार्supial हो गया। और एक बैंडेड आंट ईटर है, ये एंट ईटर नहीं होता, ये आंट ईटर होता है। लंबे मुंह वाले कौन से होते हैं? लंबे मुंह, उसका लंबा मुंह है ना, तो ये आंट खाएंगे, ध्यान रखियो, लंबे मुंह वाले आंट खाते हैं। बैंडेड एंट ईटर। और एंट ईटर कौन सा होता है? नुम्बैट। इसको आप रट्टा मारते हैं बेचारी, देखते हैं। और ये वन कॉल कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और ये वाला पेज क्या है? ये क्या है? एडेप्टिव रेडिएशन इज अ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एडेप्टिव रेडिएशन इज इक्वल टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एडेप्टिव रेडिएशन इज इक्वल टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो ये क्या है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। यहाँ पे भी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन लिखा हुआ है, मतलब एडेप्टिव रेडिएशन इज अ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। फिर मोल है, आंट ईटर है, माउस है, लीमर है, ये है बॉबकैट है, वॉल्फ है। वॉल्फ है तस्मानियन वाली इधर आ गई, बॉबकैट है तो तस्मानियन टाइगर का इधर आ गई। और कभी कभी टाइगर को लैंड कर देता तो गलत हो गया था। फ्लाइंग स्क्विरल है तो फ्लाइंग फ्लेंजर वाली इधर आ गई, जो शुगर ग्लाइडर ही बोलते हैं। और लेमर आ गई तो स्पॉटेड कस्का इधर आ गई। ये दो और इन दो में फंसेगा, तो इसका हमने याद रखा है न स ल, ठीक है, न अ स ल। तो स्पॉटेड कस्का लेमर हम ऐसे जा रहे हैं, सल और न सल, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। फिर आता था बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या कहता है? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन सबसे पहले आता था लमार्क, यूज एंड डिस्क्रीज ऑफ ऑर्गन। फिर आता था ज्योरी ऑफ जर्मोप्लाज्म, जो अगस्त वीजमैन ने दी थी। फिर डार्विनिज्म, फिर ह्यूगो डेवरीज। तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्या होता है। एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इज अ ट्रू साइंस वुड हैव स्टार्टेड इन फ्रेंच सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ विद डिफरेंस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी। द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। यस, डार्विन की थ्योरी क्या है? नेचुरल सिलेक्शन पे बेस्ड है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ स्पैन। मतलब क्या है इसका? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने लिखा रखी थी कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू लाइफ साइकिल्स और द लाइफ स्पैन। जो रेट ऑफ अपीयरेंस है न्यू फॉर्म्स का, जो नई फॉर्म्स आती हैं, जो कि नई स्पीशीज आएगी, वो लिंक है उसके लाइफ साइकिल से। मतलब मैं समझाता हूँ तेरे को, जैसे कि इंसेक्ट बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया का जितना ज़्यादा लाइफ स्पैन होगा, उतना कम होगा, उतना वो जल्दी आ जाएगा, उतना मरेगा उतना जल्दी आएगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा तेरा? उसके अंदर एवोल्यूशन जल्दी आएगा। मतलब अगर वो जल्दी मर गया तो जल्दी ग्रो करेगा, नई स्पीशीज आएगी, जल्दी मर गया फिर नई स्पीशीज जल्दी आएगी, फिर वो नई स्पीशीज मर गई फिर जल्दी नई स्पीशीज आएगी। तो एवोल्यूशन बहुत जल्दी जाएगा। पर ये फिश और फाउल में वो मिलियंस ऑफ ईयर ले सकता है एवोल्यूशन में, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन क्या होता है? ईयर्स में होता है। क्योंकि फिश और फाउल तो सालों में रहती हैं, अब वो सालों बाद मरेंगी, तो एवोल्यूशन तो उनका मिलियंस ऑफ ईयर्स में आता है। तो कहीं ना कहीं जो रेट ऑफ अपीयरेंस होता है न्यू फॉर्म्स का, वो लिंक होता है लाइफ स्पैन से और लाइफ साइकिल से, ठीक है। ऐसे इसने बैक्टीरिया का एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे मैं फिश फाउल का बता चुका हूँ। फिर करती है नेचर सिलेक्ट करती है फिटनेस। नेचर सिलेक्ट फॉर फिटनेस, डार्विन इज फिटनेस, ठीक है ना। वन मस्ट रिमेंबर दैट फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट विच आर इनहेरिटेड। फिटनेस कौन से बेस्ड है? इनहेरिटेड पे बेस्ड है। फिटनेस इनहेरिटेड पे बेस्ड है, और डार्विन का हेरिटेबल है, और ये फिटनेस इनहेरिटेड है। ध्यान रखियो, फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड। क्या बोला इसने? फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड। जो फिटनेस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड, जो इनहेरिट हुए हैं, क्या हुए हैं? इनहेरिट हुए हैं, फिटनेस उस पर बेस्ड है। हैंस देयर मस्ट बी जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एंड टू इवॉल्व। अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग इज दैट सम ऑर्गेनिजम्स आर बेटर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अदरवाइज हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। Adaptive ability is inherited. Adaptive inheritance is inherited. Inherited.
इट हैज़ जेनेटिक बेसिस. फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर. फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर. फिटनेस क्या है? फिटनेस एक एंड रिजल्ट है. एक फिटनेस क्या है? कि एंड रिजल्ट है ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट कर जाए एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर. फिर आता है डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का 2 की कॉन्सेप्ट होते हैं. कौन कौन सा? ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन. एक तो नेचुरल सिलेक्शन तो उसने दिया ही था, और एक और होता है ब्रांचिंग डिसेंट. एक और होता है ब्रांचिंग डिसेंट. नेचुरल सिलेक्शन तो डार्विन ने दिया ही था, पर एक और होता है ब्रांचिंग डिसेंट. इसको हमने याद रखा है BDSM से. किसका याद रखा है हमने? BDNN से. ये तो BDSM कर ले, BDSM या BD पीते हैं हम नेचर में, और नेचर में मतलब नेचुरल में नेचुरल सिलेक्शन. और वैसे ही पता है वो डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन था. ब्रांचिंग डिसेंट याद रख लियो. फिर हम पढ़ते हैं अडेप्टिबिलिटी इज इनहेरिटेड, फिटनेस इनहेरिटेड. और फिर आता है फ्रेंच में एक चूतिया बैठा हुआ था लेमार्क. लेमार्क फ्रेंच नेचुरलिस्ट. ये यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन बताया है. इसने बोला कि जिराफ अगर अपनी उचक उचक के खाता है लीव्स पेड़ पे, तो उसकी गर्दन लंबी हो गई, तो वो लंबी गर्दन उसके बच्चों में भी जाएगी. अगर तूने अपने शरीर पर टैटू करवा लिया तो तेरे बच्चों में भी वो टैटू जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है. ये गधा बोल रहा था. तो ये क्या बोल रहा था? हैड सेड दैट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म अकर्ड बट ड्राइवन यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन. बस इतना ही पूछेगा. यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन किसने देता? लमार्क ने देता. बस इतना ही पूछेगा. और फ्रेंच का था, इतना पूछ सकता है बस. ही गेव द एग्जांपल ऑफ जिराफ हु अटेम्प्ट टू फॉरेज लीव्स ऑन स्मॉल ट्री टू अडॉप्ट elongation ऑफ द नेक्स एज पास ऑन द कैरेक्टर ऑफ elongated neck टू सक्सीड जनरेशन ग्रास रसोली आफ्टर द अर्थ केम टू गाइड. फिर बोलता है एवोल्यूशन एक प्रोसेस है या रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है? एवोल्यूशन एक प्रोसेस है या रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है? तो इसका आंसर द वर्ल्ड देता है इनएमिनेट और एनिमेट की तरह में देता है. इनएमिनेट और एनिमेट की उससे देता है. ठीक है. तो जब व्हेन वी डिस्क्राइब करते हैं स्टोरी ऑफ वर्ल्ड, तो हम एवोल्यूशन को एक प्रोसेस मानते हैं. जब हम स्टोरी ऑफ वर्ल्ड को बताते हैं तो हम एवोल्यूशन को प्रोसेस मानते हैं. और जब हम डिस्क्राइब करते हैं स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जब हम स्टोरी ऑफ वर्ल्ड बताते हैं और जो स्टोरी ऑफ लाइफ बताते हैं, स्टोरी ऑफ वर्ल्ड और स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बताते हैं, तो हम एवोल्यूशन को एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसेस या रिजल्ट ऑफ प्रोसेस मानते हैं, जिसे बोलते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन. जिसे बोलते हैं हम कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन. फिर क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन. वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज प्रोसेसेस और एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेसेस. क्या बोला इसने? वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड एवोल्यूशन एक नेचुरल सिलेक्शन एज अ प्रोसेस या एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेस बताएं. अब तक तय नहीं है. फिर आता था वर्क ऑफ थॉमस मैल्थस. थॉमस मैल्थस था एक अल्फ्रेड वेलेस था, ध्यान रखियो. तो थॉमस मैल्थस ने काम किया था पॉपुलेशन पे. वर्क ऑफ थॉमस मैल्थस ऑन पॉपुलेशन. इन्फ्लुएंस किया था डार्विन को. इन्फ्लुएंस को डार्विन किसने करा था? थॉमस मैल्थस ने. अल्फ्रेड वेलेस का काम कुछ और था. अल्फ्रेड वेलेस था तेरा मलय आर्चिपेलागो में. कहाँ था वो? मलय आर्चिपेलागो में बैठा हुआ था, और ये था पॉपुलेशन पे काम करता. नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड है विच आर फैक्चुअल. नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन जो कि फैक्चुअल हैं. एग्जांपल लेते हैं. नेचुरल सिलेक्शन आर लिमिटेड, पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन. एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन, ध्यान रखियो. एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन. नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है. पॉपुलेशन स्टेबल इन साइज है एक्सेप्ट सीजनल फ्लक्चुएशन. नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉपुलेशन स्टेबल इन साइज है एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन. मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स. इन फैक्ट नो इंडिविजुअल्स आर अलाइक. कोई भी इंडिविजुअल सेम नहीं होता है. नो इंडिविजुअल्स आर अलाइक इवन थो दे लुक सुपरफिशियल. हाँ, वो सुपरफिशियल लग सकते हैं, सिमिलर लग सकते हैं. मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस क्या होते हैं? इनहेरिटेड होते हैं. मतलब वेरी जो करती हैं वो इनहेरिटेड की वजह से ही होती हैं. द फैक्ट दैट थ्योरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली. यस बात, पॉपुलेशन ग्रो करती है एक्सपोनेंशियली. इफ़ एवरीबडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली. अगर सारे रिप्रोड्यूस करेंगे मैक्सिमली तो क्या जाएगी? पॉपुलेशन क्या करेगी? एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी. समझ रहा है? दिस फैक्ट कैन बी सीन इन ग्रोइंग मटीरियल में देख सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करते हैं, तो क्या करता है? उसका साइज से करता है एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है. एंड द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइजेज इन रियलिटी आर लिमिटेड मीन्स दैट देयर हैज़ बिन कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज. क्या बोला इसने? Population size in reality are limited means that there had been competition for resources. Only some survived and grew at the cost of others that could not flourish. The novelty and brilliant insight of Darwin was this. He asserted that variations which are heritable. क्या बोला? एक हेरिटेबल यहाँ पे है, बाकी पूरी जगह पे इनहेरिटेड लिखा हुआ है. इनहेरिटेड एक जगह पे यहाँ लिखा है इनहेरिटेड, बस यहाँ पे लिखा हुआ है नोवेलिटी एंड ब्रिलियंट में हेरिटेबल है. ध्यान रखियो. नोवेलिटी एंड ब्रिलियंट ऑफ डार्विन में क्या है तेरा? हेरिटेबल है. इनसाइट्स ऑफ डार्विन कहते हैं नोवेलिटी और ब्रिलियंट थे, जो कहते हैं हेरिटेबल थे.
and which make resources utilization better for few adapted to habitat better, which enable only those to reproduce and leave more progeny. Hence, for a period of time over many generations, survival will leave more progeny, and there would be change in population characteristics, and hence new forms appear to arise. ठीक है. फॉर म्यूटेशन ही गो एवरेज. संजय मतलब सडन, लीला मतलब लार्ज, नहीं तो बताता हूँ तेरे को. हाँ फिर आता था मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन. मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट होते थे डार्विन और हीगो डेवरेज. हीगो डेवरेज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी, डार्विन ने वेरिएशन बताया था. और डार्विन बोलता था माइनर वेरिएशन कॉज करती है एवोल्यूशन, पर ये बोलता था म्यूटेशन कॉज करती है स्पेसिएशन, म्यूटेशन कॉज करती है स्पेसिएशन, म्यूटेशन कॉज करती है एवोल्यूशन. ठीक है. म्यूटेशन को ये बोलता था लार्ज, रैंडम, डायरेक्शनलेस, सडन, स्पेसिएशन, सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप, लार्ज म्यूटेशन. एक सिंगल स्टेप ही लार्ज म्यूटेशन होता है, एक सिंगल स्टेप में ही लार्ज म्यूटेट कर जाती है. मतलब ये बोला था कि एक बार बकरी थी, चल छोड़ इसको छोड़, चल मैं समझाता हूँ कि एक बार बकरी थी तो उस बकरी के क्या थे, लंबे लंबे पैर थे. फिर क्या हुआ, जो उसका बच्चा आया ना तो उसके एकदम से छोटे हो गए. तो मतलब सिंगल स्टेप में ही लार्ज म्यूटेशन आ गए. एकदम से मीडियम नहीं आया कि मीडियम पे छोटे हुए, फिर छोटे हुए, एकदम से छोटे हो गए थे. तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन. हाँ सही बात है, ऐसा भी हो सकता है. और क्या हो सकता है कि स्लो भी सकता है, क्योंकि वो स्लो जाए. एवोल्यूशन क्या करे, स्लो भी जाए कि हाँ पहले मीडियम बने फिर वो बने. तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं. तो क्या करते हैं ये कहते हैं मॉडर्न डे ऑफ कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, दोनों होते हैं. तो ये एक हमें याद करना है इसके अंदर स्मॉल डायरेक्शन, स्लो ग्रेजुअल. तो स्नेहा रंडी थी, डी थी मतलब डायरेक्शन थी. स्नेहा रंडी थी, डी थी मतलब डायरेक्शन थी. और एवोल्यूशन स्लो मतलब ग्रेजुअल, स्लो ग्रेजुअल, स्लो ग्रेजुअल. स्नेहा गंडवी थी, स्नेहा रंडवी थी, स्नेहा गंडवी थी, स्नेहा रंडवी थी. ठीक है. अब ये स्मॉल हो गया तो वो लार्ज हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो गया तो वो डायरेक्शन लेस हो जाएगा. और ये स्लो हो गया तो वो फास्ट तो नहीं है, सडन हो जाएगा. ग्रेजुअल है तो स्पेसिएशन हो जाएगा, सॉल्टेशन हो जाएगा. ये तीन तो बड़े याद रहेंगे. और ये रैंडम भी हो जाएगा. और इसको याद रखने के लिए हमने संजय लीला की फिल्म में रणवीर दीपिका, संजय सडन, लीला लार्ज, रणवीर से रैंडम और दीपिका से डायरेक्शन लेस, फॉर म्यूटेशन थ्योरी. ठीक है. फिर क्या आता है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन, हाउ डज स्पेसिएशन अकर, कैसे होता है. इवन थू मेंडल हैड टॉक्ड अबाउट. फिर आता है इवन थू मेंडल हैड टॉक्ड ऑफ इनहेरिटेबिलिटी फैक्टर्स. मेंडल ने बात करी थी फैक्टर्स के बारे में जो इन्फ्लुएंस फिनोटाइप. डार्विन ने इग्नोर करा था दीज ऑब्जर्वेशन. मतलब डार्विन ने इग्नोर करी थी ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्टर जो मेंडल ने दी थी. डार्विन ने इग्नोर करी थी ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्टर जो मेंडल ने दी थी. ठीक है. दीज ऑब्जर्वेशन केप्ट साइलेंस. इन द फर्स्ट डार्विन इग्नोर दीज ऑब्जर्वेशन मतलब फैक्टर्स और केप्ट साइलेंस मतलब चुपचाप रह गया था. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी ही गॉट एवरेज वर्क किया था ऑन इवनिंग प्राइम रोज. इसे बोलते हैं हम ऑर्निथोरल लेमार्कियाना ही बोलते हैं. इवनिंग प्राइम रोज पे काम किया था जो ब्रॉड करा था फोर्थ आइडिया ऑफ म्यूटेशन. फोर्थ आइडिया ऑफ म्यूटेशन पे किसने कौन काम करा था, हीमो डेवरेज ने काम करा था. किस पे करा था, इवनिंग प्राइम रोज. फोर्थ आइडिया ऑफ म्यूटेशन. ठीक है ना. ठीक है. और फोर्थ आइडिया ऑफ म्यूटेशन, लार्ज डिफरेंसेस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन. ही बिलीव दैट म्यूटेशन विच कॉज एवोल्यूशन इज नॉट द माइनर वेरिएशन. इसे मैं बता देता हूँ, छोड़ बता दिया मैं सब कुछ बता दिया. ठीक है ना. फिर आता था हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल. हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल है. ये क्या बोलता है, जीन पूल क्या होता है, जीन पूल होता है कांस्टेंट. अगर टोटल जीन और टोटल अलीन इन अ पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाए, टोटल जीन एंड टोटल अलीन इन अ पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाए तो वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगी. इसे बोलते हैं हम जीन पूल. ठीक है. तो हार्डी वेनबर्ग की प्रिंसिपल को इफेक्ट कौन करता है, 5 फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को. वो है तेरा जीन माइग्रेशन, जीन ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन. तो जे वाले 3 है और MN है. जे जी MN, जी MN. जेनेटिक माइग्रेशन, फ्लो, रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन. जी MN. ठीक है. ये 5 फैक्टर करते हैं, इफेक्ट करते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को. बताइए PYQ होगा. और एक लार्ज पॉपुलेशन और रैंडम मीटिंग सपोर्ट करती है. ये येस होने चाहिए और वो नो होने चाहिए. इस तभी क्या होगा, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में रहेगा. इक्विलिब्रियम में रखने की बातें हैं ये सब. ये इक्विलिब्रियम रखने की बातें हैं. पॉपुलेशन को इक्विलिब्रियम में रखना है तो लार्ज पॉपुलेशन हो, रैंडम मीटिंग हो तो वो रहेगी. और ये सब नहीं होना चाहिए. अगर जीन रिकॉम्बाइनेट कर गया, अगर जीन किसी का रिकॉम्बाइन कर गया मतलब मेल फीमेल मिल गए तो क्या कर जाएगा, तेरा इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे. एग बन जाएगा, एग से जाइगोट बन जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. तो ये क्या होना चाहिए, नहीं होने चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे. तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को ये नहीं होने चाहिए और ये होने चाहिए. ठीक है.
फिर ये क्या कहता है, ये क्या था, अलजेब्रिक इक्वेशन बेस्ड था। प्रिंसिपल सेज दैट एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट। क्या बोलता है, अलील की जो फ्रीक्वेंसी है इन पॉपुलेशन में वो स्टेबल है और कांस्टेंट है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। फ्रीक्वेंसी रिमेन फिक्स और रिमेन सेम थ्रू जनरेशन। क्या बोलता है, फ्रीक्वेंसी रिमेन फिक्स और रिमेन सेम थ्रू जनरेशन। ठीक है, और principle says that allele frequency in a population are stable and is constant from generation to generation। और sum total of the all allelic frequency क्या होता है, 1 होता है। sum total of all allelic frequency क्या होता है, 1 होता है। individual frequency for example can be named pyq in a diploid p and q सब हटा दे। फिर क्या था, हार्डी वेन हो गया। फिर आता तेरा, हाँ पढ़ते हैं हम तेरा पी और क्यू। पी क्या है, पी और क्यू क्या है, तेरा सिर्फ फ्रीक्वेंसी है। पी एंड क्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। पी और पी को हम ए भी लिख सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसिसिव अलील ए लिख सकते हैं, तो क्यू भी लिख सकते हैं। पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर होमोजाइगस डोमिनेंट है क्योंकि वो पी है। क्यू स्क्वायर क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है। और 2p q की क्या है, वो हेटेरोजाइगस है। ध्यान रखिए वो 2p q है, सिर्फ p q नहीं है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है इस पर। फिर इसी एक बनती है p प्लस क्यू स्क्वायर इजिकल टू 1। तो p प्लस क्यू, फिर 1 स्क्वायर को उधर भेजेगा तो वहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा। रूट 1 भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो p प्लस क्यू भी 1 हो जाएगा और p प्लस क्यू स्क्वायर भी 1 होता है। तो हमें तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए p प्लस क्यू इजिकल टू 1 लेते हैं। फिर p प्लस क्यू स्क्वायर इजिकल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की भी होता है, इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, माइग्रेशन और पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस में क्या होता है, जीन फ्रीक्वेंसी होती है सबसे पहले, फिर जीन फ्लो होता है, फिर जीन माइग्रेशन होता है, फिर जीन ड्रिफ्ट होता है, फिर जीन ड्रिफ्ट के अंदर ही आता है फाउंडर इफेक्ट। ये भी क्वेश्चन था कि ड्रिफ्ट फाउंडर इफेक्ट कहाँ पर आता है, फाउंडर इफेक्ट जीन ड्रिफ्ट के अंदर आता है। सबसे पहले क्या होता है, जीन फ्रीक्वेंसी GF और जीन फ्लो GF। तो जीन फ्रीक्वेंसी में होता है चेंज इन ओरिजिनल एंड न्यू पॉपुलेशन को बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। चेंज इन ओरिजिनल एंड न्यू पॉपुलेशन को बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्लो क्या होता है, न्यू जीन ऐड टू न्यू पॉपुलेशन एंड लॉस फ्रॉम ओल्ड पॉपुलेशन, उसे बोलते हैं हम जीन फ्लो। और अगर यही चीज़ हैपन्स हुए मल्टीपल टाइम्स, उसे बोलेंगे जीन माइग्रेशन। माइग्रेशन M से M मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। और यही अगर बाई चांस हो जाए तो उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए बाई चांस ये हो गया। और ड्रिफ्ट कहाँ पर होता है, स्मॉल और आइसोलेटेड पॉपुलेशन में होता है। ठीक है, जीन ड्रिफ्ट को क्या बोलते हैं, सीवल राइट इफेक्टिव बोलते हैं। चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी, अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील चेंज हो जाए बाई चांस, तो उसे बोलते हैं हम हाँ, जैसे कि मान के चल एक गांव था, एक गांव में 10 लोगों में से 2 लोगों की नीली आंखें थी। बाढ़ आई, 10 के 10 वो उन 2 के मरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो क्या जाएगी, तो वो क्या जाएगी, ख़त्म जाएंगी। और अगर भाई 1000 लोग हों और 1000 लोगों में से 2 लोगों की आँख नीली हो, तो उनमें से 2 लोगों की मरने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो ऐसे ही स्मॉल पॉपुलेशन में जीन ड्रिफ्ट हो जाता है, मतलब जीन हट जाता है। 10 लोग होंगे तो उसमें बाढ़ आएगी तो वो चले आएगा, तो क्या हो जाएगा तेरा, नेचुरल डिजास्टर से हो सकता है या हंटिंग की वजह से हो सकता है। तो ये क्या होता है, बाई चांस ही होता है तो अर्थक्वेक, तो ठीक है ना। और एक होता है स्मॉल और आइसोलेटेड पॉपुलेशन में ही होगा, क्योंकि स्मॉल लोग होंगे तभी तो जीन ड्रिफ्ट करेगी। फिर क्या होता है, फिर आता रहा इसके अंदर जीन ड्रिफ्ट के अंदर ही आता रहा फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या कहता है कि अगर जैसे कि नए लोग हैं, अब बाढ़ आई तो वो लोग कहीं और जगह चलेंगे, तो वो नई जगह पर चलाएंगे तो वो उस नई जगह के लिए न्यू जाएंगे, तो वो फाउंडर हो जाएंगे उस जगह के लिए। तो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर, समझ गया, ये बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, वो ड्रिफ्ट के अंदर आता है। फिर आता है नेचुरल सिलेक्शन, एक हेरिटेबल वेरिएशन है। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, एक हेरिटेबल वेरिएशन है। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, एक हेरिटेबल वेरिएशन है। इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल आर इनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। ठीक है, a critical analysis make us believe that variation due to mutation और variation due to recombination during gametogenesis ही होता है। क्या बोला मैंने, variation due to mutation और variation due to recombination during gametogenesis होता है, और due to gene flow और genetic drift result in change frequency of genes and alleles in future generation। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन क्या है, हेरिटेबल वेरिएशन है। इनेबल बेटर सर्वाइवल आर इनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ, यानी वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। फिर आता है नेचुरल सिलेक्शन भी 3 तरह का होता है। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का होता है 3 तरह का होता है। एक होता है स्टेबलाइजेशन, एक होता है डायरेक्शनल, एक होता है डिस्ट्रप्टिव। एक होता है स्टेबलाइजेशन, एक होता है डायरेक्शनल, एक होता है डिस्ट्रप्टिव। स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, एक्वायर करता है मीन वैल्यू। स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, एक्वायर करता है मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। और क्या करता है तेरा, पी गेट्स हायर एंड नैरोयर।
ठीक है ना। डायरेक्शन में क्या था, मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन, अदर देन मीन, अदर देन मीन, अदर देन मीन, डायरेक्शनल। पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन। डिसरप्टिव क्या होता है, मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल वैल्यू, पेरिफेरल वैल्यू, पेरिफेरल वैल्यू, पेरिफेरल वैल्यू, डिसरप्टिव एट बोथ एंड ऑफ कर्व, टू पीक फॉर्म, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर, तो ये हो जाता है, इसमें एवरेज वैल्यू लेते हैं, इसके अंदर एक्वायर मीन वैल्यू, स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन एस डी डी, डायरेक्शनल है, फिर डिसरप्टिव है, ध्यान रखियो। तो पहले क्या होगा जरा, इसका हमने ट्रिक याद रखी, जीन माइग्रेशन, डिजेनरेट म्यूटेशन, और उसकी यहाँ लिखी हुई है, जीन माइग्रेट एंड फ्लो करके ड्रिफ्ट हो गए, फिर म्यूटेट होके नेचुरल से रिकॉम्बिनेज हो गए, इसकी ट्रिक हो गई। वैसे मैं जी जी एम एन, जी जी एम एन, जी 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 एम एन, 3 बार जी और एम एन, ठीक है ना। अब आता है तेरा, हाँ, ये क्या होता है, वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी है, हाइट ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल, मतलब हाइट क्या होती है, ना ही हम ज़्यादा छोटे होते हैं और ना ही हम ज़्यादा खली जितने होते हैं, तो हम क्या सारे मीडियम साइज ही है। तो हमने क्या करी है, एक मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू ली हुई है। और वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऐसा क्वेश्चन आ रखा था कि 2.5 kg से इसका बच्चा है 97%, 2 से 3 वो होता है। तो वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी और हाइट ऑफ ये हो गया। फेस में क्या बोलता है, मीडियम साइज इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड, फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, इस लाइन को याद रख लियो, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल मैनरिज्म, कलर ऑफ मौत, रेजिस्टेंस वाले, जो ये पढ़ता ना रेजिस्टेंस वाले, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक हार्टबिसाइड, रेजिस्टेंस वैरायटी, ये सब क्या है, ये डायरेक्शनल ही है। और इंडस्ट्रियल मैनरिज्म भी डायरेक्शनल है, जो मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर। इंडस्ट्रियल मैनरिज्म क्या है, डायरेक्शनल है, ये दोनों क्या है, डायरेक्शनल है, ठीक है ना। और काउ ईल्ड हाई मिल्क आउटपुट भी क्या है, डायरेक्शनल है, क्योंकि अगर काउ मिल्क दे रही है पहले कम, फिर वो ज़्यादा लग गई, तो एक पीक क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है एक डायरेक्शन में, अब वो ज़्यादा नहीं लगी है, तो पीक क्या हो गई, शिफ्ट हो गई है वन डायरेक्शन में, तो पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन। फिर होता है तेरा एक्वायर पेरिफेरल वैल्यू, इसमें होता है 2 पीक फॉर्म्स, एक्वायर पेरिफेरल वैल्यू, इसमें क्या होता है 2 पीक फॉर्म्स, ठीक है। इसमें क्या होता है तेरा एक्वायर पेरिफेरल वैल्यू, एग्जाम्पल मेज, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल हो गया मेज का। फिर आता है इसके बाद योगा 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 हार्डी वाइन रिक्वेयर लार्ज कंडीशन ये होती है, 5 फैक्टर पे करते हैं, जी न्यूट्रिशन, सोर्स ऑफ न्यू अलील्स, ये हो गया। फिर आता था 2000 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेलर फॉर्म्स आई थी, पता ही है। द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलर एग्रीगेट्स ऑफ जायंट मैक्रोमोलिक्यूल्स इवॉल्व इनटू सेल्स विद मेम्ब्रेनस एनवेलप, हमें नहीं पता, नॉट नॉन, हमें नहीं पता। सम ऑफ दी सेल्स हैव द एबिलिटी टू रिलीज O2, मतलब साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहा है, बीजे वालों की, ठीक है ना। फिर क्या होता था, फिर बोल रहा है, ये सब बकवास बोल रहा है, हमें इतना रखना है 500 मिलियन ईयर्स में इनवर्टिब्रेट्स आए थे, ठीक है ना, वर फॉर्म्ड एन एक्टिव, मतलब 500 में इन्वर्टिब्रेट आए थे, 500 में इन्वर्टिब्रेट थे, 500 में इन्वर्टिब्रेट आए थे, 500 में इन्वर्टिब्रेट आते हैं, 500 में इन्वर्टिब्रेट आते हैं। फिर जॉलस फिशेज, जॉलस फिश कौन सी होती थी, साइक्लोस्टोम वाली, वो क्या होती थी, जॉलस फिशेज जो थी मैगजीन और पेट्रोमाइजॉन। जॉलस फिशेज इवॉल्व अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो, जॉलस फिशेज 350, जॉलस फिशेज 350 रुपये किलो आती है, जॉलस फिशेज 350 रुपये किलो आती है। और सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 रुपये किलो, 320 मिलियन ईयर्स अगो, 320 मिलियन ईयर्स अगो सी प्लांट्स एंड सी वीड्स आती हैं। वी आर टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट्स, जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जो इन्वेडेड ऑन लैंड, जो लैंड पर आए थे वो कौन थे, प्लांट्स से, प्लांट्स के बाद इंसान आए हैं, ठीक है। दे वर वाइड स्प्रेड, ठीक है। फिश विथ स्टाउट्स, मतलब मुंह बड़ा सा, एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर, क्या बोलता है, फिश विथ साउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर, दिस वॉज अबाउट 350 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब क्या बोल रहा है ये, फिश मतलब वही 350 की बात कर रहा है, जॉलस फिशेज की उसकी बात कर रहा है, 350 एक ही हो गया। फिर क्या था 1938 के अंदर, 1938 के अंदर फिश कॉट इन साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका में एक फिश कॉट पकड़ी गई, जो थी सीलोकैंथ, जिसे हम, जो एक्सीडेंट हो चुकी थी, पर वो पकड़ी गई है, तो वो क्या है, एक लिविंग फॉसिल्स हो गया, क्या हो गया, एक लिविंग फॉसिल हो गई, क्योंकि वो एक्सीडेंट हो चुकी थी पर वो जिंदा ही है अभी भी, वो पकड़ी गई। और उसको क्या बोलते हैं, लोप फाइन बोलते हैं, सीलोकैंथ तो क्या बोलते हैं, लोप फाइन बोलते हैं। इवॉल्व इनटू द, जो कि फर्स्ट एम्फीबियन बन चुकी है, लोप फाइन या, और लिविंग फॉसिल में लैटिमेरिया और किंग क्रैब भी है एक लिविंग फॉसिल। फिर अदर फर्स्ट एम्फीबियन लिव्ड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, फर्स्ट एम्फीबिया क्या होते हैं, फर्स्ट एम्फीबिया लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, देयर आर नो स्पाइसीमैन ऑफ दीज लेफ्ट विथ अस, ठीक है ना। फर्स्ट एम्फीबियन बोथ लैंड एंड वाटर पे रहते हैं। और फर्स्ट एम्फीबियन क्या है, एंसेस्टर्स हैं मॉडर्न डे फ्रॉक्स एंड सैलमेंडर्स का, जो फर्स्ट एम्फीबियंस हैं वो क्या है, एंसेस्टर्स हैं मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सैलमेंडर का।
एम्फीबिया इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स, दे ले थिक शेल्ड एग्स विच डू नॉट ड्राई अप इन सन अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस। क्या बोला इसने? दे ले थिक शेल्ड एग्स, क्या करते हैं? रेप्टाइलें करती हैं, ले करती हैं थिक शेल्स एग। रेप्टाइल ले थिक शेल्स एग, क्लोडाइग एग, एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे टर्टल टॉयज एंड क्रोकोडाइल। फर्स्ट एम्फीबिया, एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड लिव ऑन बोथ ऑन वाटर। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम पर लास्ट में सबसे पहले पढ़ते हैं क्लोरोफाइट एंसेस्टर। क्लोरोफाइट क्या होता है? क्लोरोफाइट तो ग्रीन होता था, ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइट ग्रीन एल्गी से क्या बनता है तेरा? ब्रायोफाइट बनते हैं। तो क्लोरोफाइट एल्गी से ब्रायोफाइट बनते हैं। फिर आता है ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स। ट्रैकियोफाइट मतलब वैस्कुलर बंडल जिसके पास होता है, और वैस्कुलर बंडल तो सेकंड पे होता है तेरा जाइलम ऑफ फ्लो जिसके पास होता है, और वो तो बताइए किस पे? तीनों पे था, ठीक है। तो वो किस में इन्वॉल्व होते हैं? जोस्टेरोफाइलम में। ट्रैकियोफाइट से जोस्टेरोफाइलम बनता है, और जोस्टेरोफाइलम से आर्बोसोरेंट लाइकोपोड्स और हर्बीशियस लाइकोपोड्स बनते हैं। मतलब जोस्टेरम से कौन लाइकोपोड्स क्या होते हैं? लाइकोपोड्स जोस्टेरोफाइलम से बनते हैं। लाइकोपोड्स किससे बनते हैं? जोस्टेरोफाइलम से बनते हैं। और जोस्टेरोफाइलम ट्रैकियोफाइट से बनते हैं। फिर ट्रैकियोफाइट से बनता है राइनोटाइप प्लांट, फिर उससे बनता है साइलोफाइटॉन। फिर साइलोफाइटॉन से बनते हैं तेरा सिनॉप्स्ट्रेट्स, जिसे बोलते हैं हम हॉर्सटेल। सिनॉप्स्ट्रेट्स हॉर्सटेल। फिर आता है फर्न्स, जिंकोस, कॉनिफर्स, जेनिटेल्स भी इससे बनते हैं, और प्रोजिम्नोस्पर्म भी इनसे बनते हैं। फिर प्रोजिम्नोस्पर्म के पास फीड फंस आता है, सीड फंस के पास साइकड्स आता है। साइकड्स इससे अलग है, ध्यान रखियो, साइकड्स अलग की कहानी है। और साइकड्स फिर आता है डाइकोटिलियन, और डाइकोटिलियन पहले आए हैं फिर मोनोकॉट आया है। मतलब डाइकोट पहले आते हैं फिर मोनोकॉट आते हैं। डाइकोट पहले आए हैं, मोनोकॉट फिर बाद में आया है, फिर एंजियोस्पर्म आया था। इसका होगा स्फिन फन जिन कॉन्जीन्स। और स्पिनोसॉफ्ट्स को बोलते हैं हॉर्सटेल्स। और इसके हमें याद रखने की ट्रिक है, सीटी बजाई राम प्रसाद ने। ये क्या एवोल्यूशन ऑफ प्लांट है। और ये सिल्यूरियन, डेवनिवियन, कार्बोशियन, परमिशन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ट्रेटनी, डचरी भी यहाँ लिख रखा है, और ये लिख रखा है एनसीईआरटी में। इसको हम कैसे याद रखते हैं? ये क्या होता था? ये दो सिनोजोइक के होगा, सिनोजोइक और म्यूजोइक और पेलेजोइक भी दे रखा है, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं? सिनोजोइक, पेलेजोइक, और वो क्या होते हैं? ये तेरे इराज होते हैं, इयोन, इरा। और ये क्या होते हैं? पीरियड्स होते हैं। तो ये तो होगा तेरा ये हो गया, ठीक है। ये तो तेरे इराज हो गए, और ये तेरे पीरियड्स हो गए। पीरियड ज़्यादा आते हैं ना, तो पीरियड्स तो ये हो गए, पीरियड ज़्यादा आते हैं। तो वो इसके अंदर क्या है? सबसे पहले पढ़ते हैं हम कैम्ब्रियन, फिर ऑर्डोविजन, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसमें सिल्यूरियन से लग रहा है। इसके अंदर कैम्बल ऑफन सिट डाउन केयरफुली, परहैप्स देयर जॉइंट क्रैक 3 और 4। तो पहला था सीनोजोइक, फिर आता था मियोजोइक, फिर आता था पीलोजोइक। पीलोजोइक के अंदर 6 हैं, पर एनसीईआरटी में 4 दिए हैं। फिर सीजीटी, पीसीडीएस, सीजीटी, क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रायसिक। और फिर आता था सीनोजोइक के अंदर क्वार्टनरी और टर्शरी। ये हो गया। फिर आता था एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या करते हैं हम? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या आता है? अर्ली रेप्टाइल्स थे। सबसे पहले क्या आते हैं? अर्ली रेप्टाइल्स थे। अर्ली रेप्टाइल्स से क्या बनता है? सिनैप्सिड बनते हैं और सोरॉप्सिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? अर्ली रेप्टाइल्स से क्या बनते हैं? सिनैप्सिड्स बनते हैं और सोरॉप्सिड्स बनते हैं। फिर सिनैप्सिड से क्या बनता है तेरा? पेलिकोसोरस बनता है थेरैप्सिड से बनता है मैमल्स। तो मैमल्स साइनैप्स पहले थे मैमल में, और ये रखना, ये रखना मैमल्स थे, थेरा से थेरा है। क्या है तेरा? मैमल्स थेरा, मैमल्स थेरा पहले साइनैप्स पहले थेरा, मम्मा थेरैप्सिड है, क्योंकि थेरैप्सिड और थीकोडोंट में डिफ होगा। तो मम्मी तेरा, मम्मा तेरा। साइनैप्स पहले थे इसमें दो, ये सिनैप्सिड और सोरॉप्सिड्स। फिर सोरॉप्सिड्स के अंदर भी 2 पार्ट हो जाते हैं। एक तो पूरा टल्सनेट बना लेता है, और एक बनाता है थीकोडोंट। और थीकोडोंट के 3 पार्ट होते हैं, बीडीसी। थीकोडोंट के 3 पार्ट होते हैं, बर्ड, डायनासोर और क्रोकोडाइल। और इसका होता है टल्सनेट, टर्टल, लिजार्ड, स्नेक, टोटारा। टर्टल, एल से लिजार्ड, एस से स्नेक, और ट से टोटारा वो स्पिनोडोंट। ये सारे क्या होगा? सिनॉप्सिड्स हो गए, और एक ये सिनैप्सिड्स हो गया। ये सारे सिनॉप्सिड्स हो गए, ये सिनैप्सिड्स हो गया। सिनैप्स पहले थे मम्मी में, अर्ली रेप्टाइल से हो गया। और डायनासोर 65 साल में मर गए थे। और ये देख लियो कि परमियन कहाँ पे है, ट्रायसिक कहाँ पे है, जुरासिक कहाँ पे है। क्रिटेशियस में डायनासोर का एक्सीडेंट हुआ है, क्रिटेशियस में हुआ है। कहाँ हुआ है? क्रिटेशियस में हुआ है, और वही 65 साल में हुआ है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स और सो रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज डोमिनेटेड ऑन अर्थ। फिर बोलता है जाइंट फर्न्स, जिसे बोलते हैं हम टेरिडोफाइट्स, वर प्रेजेंट बट दे
ऑल फेल टू फॉर्म कॉल डिपॉजिट स्लोली। जाइंट फंस जो है टेरिडोफाइट्स वर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल्ड डिपॉजिट स्लोली। स्लोली, फास्ट नहीं है, स्लोली ध्यान रखियो। जो टेरिडोफाइट्स थी वो फैल मर गई और फॉर्म हो गई कोल डिपॉजिट में, कोल की तरह कोयला बन चुकी है, वो भी स्लोली, फास्टली नहीं है, ध्यान रखियो। फास्टली पे आएगी, नीट पे आपने दे रखा था। फिर क्या हुआ, सम ऑफ द लैंड रेप्टाइल्स। लैंड रेप्टाइल कौन तो होते हैं, इस्टियोसोरस। लैंड रेप्टाइल कौन है, इस्टियोसोरस। लैंड रेप्टाइल्स वर बैक इनटू वाटर। जो इस्टियोसोरस से गई लैंड रेप्टाइल है। लैंड रेप्टाइल क्या होता है, फिश लाइक रेप्टाइल है, मतलब रेप्टाइल तो है पर वो फिश लाइक है, क्योंकि वो वापस वेंट टू वाटर, वापस वाटर में चली गई है। वेंट टू वाटर इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल, इवॉल्व हो जाए फिश की तरह लाइक रेप्टाइल, प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर्स अगो। इस्टियोसोरस 200 मिलियन ईयर्स अगो है, वेंट बैक टू वाटर, फिश लाइक रेप्टाइल है। फिर क्या होता है, अक्वास लैंड रेप्टाइल क्या होते हैं, लैंड रेप्टाइल और डायनासोर होते हैं। जो लैंड पे रहते हैं रेप्टाइल वो डायनासोर होते हैं, क्योंकि डायनासोर भी तो एक रेप्टाइल है। हाँ, डायनासोर एक रेप्टाइल है। और उसका बिगेस्ट रेप्टाइल कौन सा है, बिगेस्ट डायनासोर कौन सा है, टायनासोरस टीरेक्स, जो एनसीईआरटी में दे रखा है डायग्राम वहाँ पे। इसकी 3 बातें हैं। ये क्या होता है तेरा, 20 फीट बिगेस्ट होता है, 20 फीट होता है, डैगर लाइक टीथ होते हैं खंजर जैसे, डैगर लाइक टीथ होते हैं खंजर जैसे, ठीक है ना। फिर आता था अबाउट 650 मिलियन ईयर्स अगो में डायनासोर क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे। क्या हो गए थे, 65 मिलियन ईयर्स अगो में डायनासोर क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे। वी डोंट नो द ट्रू रीज़न, हमें तो रीज़न नहीं पता चला है। कोई को कहता है कि क्लाइमेटिक चेंज हुआ और उनने किल कर दिया। क्या हुआ, कोई को कहता है क्लाइमेटिक चेंज हुआ, उनने किल करके मार दिया। और सम ऑफ कहते हैं कि मोस्ट ऑफ इवॉल्व हो गए बर्ड्स में, कोई कहता है बर्ड बन गए और कोई हो गए कि मर गए, क्लाइमेट चेंज की वजह से मर गए। और ट्रूथ क्या करता है, ट्रूथ लाई मे लाई इन बिटवीन दैम, तो मतलब एक भी लाइन बोल देगा ना तो वो मे लगा कर ओनली बोलेगा तो नहीं मानेंगे, अगर मे लगा के बोलेगा तो ही मानेंगे। सम से क्लाइमेटिक डायनासोर में एक्सटेंट बाय क्लाइमेटिक चेंजेस किल्ड दैम, हाँ सही बात है, मे बोलेगा ठीक है। और मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व इनटू बर्ड, मतलब मोस्ट मतलब ज़्यादातर तो इवॉल्व हो गए बर्ड में, मोस्ट तो यहाँ बोल रहा है, मतलब अगर ये कंडीशन आई मोस्ट तो मोस्ट में तो यह लगाएंगे कि मोस्ट इनटू बर्ड्स हो गए थे। फिर क्या होता था, द ट्रूथ मे लाई इन बिटवीन। फिर क्या होता था, स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट इरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे। जो स्मॉल साइज रेप्टाइल हैं उस जमाने की वो अभी भी जिंदा है, ठीक है ना, अभी भी जिंदा है, उसका नाम है टोटारा। फिर क्या होता था, फिर आया मैमल्स, एवोल्यूशन ऑफ मैमल हुआ। फर्स्ट मैमल क्या था, छुचुंदर लाइक थे, शू लाइक। फॉसिल्स वर्ड स्मॉल साइज फॉसिल था उनका। विविपेरस थे, इंटेलिजेंट थे, और क्या थे, इंटेलिजेंट थे, चुदाई खाने मदचोत भैंचोत इंटेलिजेंट थे। और क्या हुआ था, विविपेरस स्मॉल साइज वर्ड, फर्स्ट मैमल शू लाइक। और क्या होता है, रेप्टाइल्स केम डाउन, रेप्टाइल घटे तो मैमल्स की संख्या बढ़ी, तो मैमल्स से करें इंक्रीज कर गए। फिर when reptiles came down, mammals took over this earth. They were in South America, mammals resembling horse, hippocampus, bear and rabbit due to continental drift. मतलब एक बहुत पहले अर्थ हुआ करती थी, उसमें क्या हुआ, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुआ, तो क्या हुआ, साउथ अमेरिका और ज्वाइन कर चुका है नॉर्थ अमेरिका को। साउथ अमेरिका ने ज्वाइन करा, अलग नहीं हुए, ज्वाइन कर लिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से। और दीज एनिमल्स वर ओवरबिडन बाय नॉर्थ अमेरिका फोना। फोना मतलब एनिमल्स होता है, मतलब जो साउथ अमेरिका के एनिमल थे वो ओवरबिडन बाय नॉर्थ अमेरिका के फोना। उल्टा कर देगा, नॉर्थ अमेरिका के ओवरबिडन बाय साउथ अमेरिका, गलत जाएगा। तो हमने इसका रख रखा है, नॉर्थ ऊपर आता है, फिर साउथ नीचे आता है, फिर ईस्ट आता है, वैसे आता है। तो नॉर्थ ने दबाया, नॉर्थ ने ओवरबिडन करा, साउथ अमेरिका एनिमल ओवरबिडन बाय नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ ने दबाया साउथ को, ठीक है ना। फिर आता था ड्यू टू सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, एक बार सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दोबारा हुआ तो पाउच मैमल्स जो थे ऑस्ट्रेलिया के सर्वाइव कर गए, क्योंकि उनका कंपटीशन नहीं था, अदर मैमल्स थे, अदर मैमल से कोई कंपटीशन नहीं था, क्योंकि सर्वाइव क्यों कर गए, क्योंकि उनका लैक ऑफ कंपटीशन था। सीधे बोलेगा बिकॉज लैक ऑफ कंपटीशन, सीधा लाइन आएगी बिकॉज लैक ऑफ कंपटीशन, सीधा एयर बनाएगा बिकॉज लैक ऑफ कंपटीशन। फिर क्या बोलता है ये, मैमल्स लिव होली इन वाटर, वेल्स, डॉल्फिन, सील एंड सी काउज। क्या बोलता है, मैमल लिव होली इन वाटर, वेल, डॉल्फिन, सील एंड सी काउज। मैमल जो वाटर में लिव करते हैं वो 4 हैं, वेल है, डॉल्फिन है, सील है और सी काउज भी है, ध्यान रखियो। फिर जो एवोल्यूशन ऑफ मैन हुआ है वो हुआ है लैंग्वेज के साथ, स्किल्स के साथ, सेल्फ कॉन्शियसनेस के साथ और ब्रेन कैपेसिटी इंक्रीजिंग के साथ। क्या बोला मैंने, एवोल्यूशन ऑफ मैन जो हुआ है वो हुआ है लैंग्वेज के साथ, स्किल्स के साथ और सेल्फ कॉन्शियस के साथ, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, लास्ट टॉपिक। ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ मैन में पढ़ते हैं हम। ड्रायोपिथेकस और होमोपिथेकस दोनों ही 50 मिलियन ईयर्स अगो में आए थे, दोनों ही 15 मिलियन 50 नहीं सॉरी 15 बिलियन ईयर्स अगो पुराने हैं।
क्या बोला मैंने, दोनों ही क्या है 15 मिलियन ईयर्स अगो पुराने हैं। और क्या होते हैं ये, क्या होते हैं मोर एप लाइक होते हैं ड्राइपिथिकस, क्योंकि पहले तो एप आए थे ना, तो वो मोर एप लाइक थे, और रामापिथिकस मोर मैन लाइक थे। और इन दोनों के बात के लिए तीन चीज़ें कॉमन है। 15 मिलियन ईयर्स अगो ब्रेन कैपेसिटी 500 जो एनसीईआरटी में नहीं दी है, और एक बात कॉमन है जो एनसीईआरटी में दी है, हेयरी एंड वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, मैन की तरह वॉक नहीं करते हैं। ध्यान रखियो, नीट पर आपने क्वेश्चन गलत कराया मेरा, हेयर एंड वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, ध्यान रखियो। और 15 मिलियन ईयर्स को ध्यान रखियो। फिर आता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, सारी बातें जो है ना ऑस्ट्रेलोपिथिकस में है, जो ध्यान ना है ऑस्ट्रेलोपिथिकस मारती हो। 3-4 मिलियन को सबसे पहले 15 से 3-4 हो गया, ध्यान रखियो। फिर 2 मिलियन ईयर्स को लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रास लैंड, कौन है तरह, ऑस्ट्रेलिया में ग्रास थी, ऑस्ट्रेलिया में ग्रास थी, कहाँ ग्रास थी, ऑस्ट्रेलिया में ग्रास थी। तो ईस्ट अफ्रीका ग्रास लैंड कहाँ है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। क्या बोला मैंने तेरे, देखो मैंने बोला लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रास लैंड, ग्रास कहाँ है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस में है। फी फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स डिस्कवर्ड इन इथोपिया टंजानिया, टंजानिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, टेंजिन ऑस्ट्रेलिया में है। मतलब जो फॉसिल्स थे इथोपिया एंड टंजानिया के, वो भी कहा थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस के ही थे। तो टेंजिन टंजानिया ऑस्ट्रेलिया का था, ग्रास ऑस्ट्रेलिया की थी। मैन लाइक प्राइमेट्स को बोलते हैं। और वॉक अपराइट, टेंजिन था 2 पैर पे चलता था, टेंजिन था 2 पैर पे चलता था। वॉकड अपराइट, टेंजिन 4 फीट से लंबा नहीं था, नॉट टॉलर देन 4 फीट, टेंजिन 4 फीट से लंबा नहीं था। टेंजिन ये करता था, टेंजिन 100 करता था स्टोन एंड वेपन से, टेंजिन ये करता था 100 विद स्टोन एंड वेपन, टेंजिन क्या करता था 100 विद स्टोन एंड वेपन, 100 विद स्टोन एंड वेपन। और एसेंशली 8 फ्रूट का मैं बताता हूँ तेरे को। एसेंशली जो फ्रूट की कहानी चालू हुई है वो टेंजिन से ही चालू हुई है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से चालू हुई है। फ्रूट कहाँ चालू हुआ है, ऑस्ट्रेलिया चालू हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम फल खाते थे, फिर हमने मीट नहीं खाया, फिर हमने मीट भी खाया। तो सबसे पहले फल खाते थे, फिर मीट नहीं खाते थे, फिर मीट खाते थे। एसेंशली 8 फ्रूट, प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, फिर प्रोबेबली एट मीट। और ये कहाँ से चालू हुआ है, फल ऑस्ट्रेलिया से चालू हुए हैं। फिर क्या होता था, ऐसे 8 की फ्रूट की कहानी कहाँ चालू हुई थी। और 100 भी स्टोन एंड वेपन, टेंजिन के पास पत्थर थे, टेंजिन छोटा था 4 फीट से, टेंजिन 2 पैर पे चलता था, टेंजिन मैन लाइक प्राइमेट था, ठीक है ना। फिर आता रहा होमो हैबिलिस, ठीक है, टेंजिन से ही फल चालू हुए थे, टेंजिन ने ही फल खाया था, टेंजिन ने ही फल खाया था। फिर आता रहा होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस क्या आते थे, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे होमिनिड, मतलब जो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग लाइक जो ह्यूमन की तरह दिखने वाले थे उसे बोलते हैं हम ह्यूमनिड। और वो कौन से थे, होमो हैबिलिस थे। और हैमिड, होमोड, हैबिलिस, ध्यान रखियो HHH। इनकी ब्रेन कैपेसिटी दे रखी है, इन तीनों की तो 500 है, 15 मिलियन, और ये हो गई तेरी 3-4 मिलियन, और 2 मिलियन में हो गया। और ये होता था, इसकी ब्रेन कैपेसिटी दे रखी है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में 3 ही ब्रेन कैपेसिटी दे रखी है। कौन कौन सी, हैबिलिस की दे रखी है 350 से 800, 650 से 800, इरेक्टस की दे रखी है 900, निएंडरथल की दे रखी है 1400, फिर घट गई थी जो होमो सेपियंस की 1350 दे रखी है। पर हमने लिख रखा है तेरा 1600, 1350 से 1650, ठीक है। तो ये हो गया 650 की ब्रेन कैपेसिटी होती है। और फर्स्ट टूल मेकर होते हैं, ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। और प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट मैंने बता चुका है। फिर आता है इरेक्टस, इरेक्टस क्या होता है, फॉसिल्स इन जावा इन 1891, जावा जार 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 900 लीटर का था, जार 900 का था, जार 900 का था, नार 900 का लाया था, 900 मिलियन ईयर्स अगो, सॉरी 900 मिलियन ईयर्स अगो नहीं, 900 ब्रेन कैपेसिटी थी, 900 का लाया था, लार्ज ब्रेन था इनका इरेक्टस का। फिर आता था निएंडरथल, निएंडरथल क्या होता है, 1400 का ब्रेन साइज था, 1 लाख से 40,000 था, 1 लाख से 40,000 ईयर साल पहले में रहते निएंडरथल। और क्या रहते थे नियर ईस्टर्न सेंट्रल एशिया में रहते थे। और यूज हैव टू कवर स्किन एंड बरीड देयर डेड, PYQ है। निएंडरथल्स होगा। फिर आता है क्रो मैग्नम मैन के बारे में कुछ नहीं दे रखा है। फिर आता है मॉडर्न मैन, होमो सेपियंस से बोलते हैं हम, होपे सेपियंस अरोज इन अफ्रीका, हम जो पैदा हुए हैं हम अफ्रीका से पैदा हुए हैं, ठीक है ना। हमारा ब्रेन साइज 1350 था, PYQ में दे रखा था 2019 के, और पर हमारा 1600 है, 1350 से 1650 है। और हम आइस एज में हुए हैं 65,000 साल पहले से 10,000 साल पहले हुए हैं। और हमने ये करा है प्री हिस्टोरिक केव आर्ट 18,000 साल में हमने निकाली थी, भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रेजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब आर सच केव पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक मैन। जो केव पेंटिंग जो प्री हिस्टोरिक मैन थे ना, जो पुराने जमाने के लोग थे, वो केव पेंटिंग करा करते थे। उसमें सबसे एक पाई गई है केव पेंटिंग 18,000 साल पहले, वो है भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रेजन डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के अंदर, जिसे बोला गया है प्री हिस्टोरिक केव आर्ट। और एग्रीकल्चर 10,000 में आया और ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड हुआ है। और नीचे जाने पर ब्रेन साइज बढ़ रहा है और एज क्या कर रही है, घट रही है। मतलब यहाँ पे हो गई है 75,000, फिर 1 लाख, यहाँ पे हुई है 1 मिलियन, फिर वो बढ़ते हैं, नीचे ना घट रही है। ये पढ़ लियो। फिर आता है इधर एज ऑफ मैम बता दिया, कॉन्ट्रेक्टिव बता दिया, ये बता दिया, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर खत्म। और एक पीछे दे रखा है इसके बारे में, हाँ ये बात लिखी हुई है, स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी अडल्ट ह्यूमन स्केल है। स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी क्या है तेरा, स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी
जो चिंपैंजी के बेबी का स्केल है वो अडल्ट ह्यूमन से मिलता है, अडल्ट ह्यूमन से मिलता है, ना कि रेदर देन अडल्ट चिंपैंजी से, अडल्ट ह्यूमन से मिलता है। और क्या बोला गया है कि एक बोलती है लाइन, अदर स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन आइडेंटिफाइज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन मॉडर्न मैन की इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो क्या होती है, पैरेलल एवोल्यूशन हुआ है ब्रेन और लैंग्वेज का, मतलब ह्यूमन ब्रेन और लैंग्वेज का क्या हुआ है, एवोल्यूशन पैरेलल हुआ है। और इसकी ट्रिक है, ड्राई रेगिस्तान था जहाँ राम जी आए ऑस्ट्रेलिया से, उनकी हैबिट थी खड़े होने की, इरेक्ट हो गए, न्यू जगह चले गए क्रो के साथ और मैन के साथ। ड्रामापेथिकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैबिलिस इरेक्टस नियोएंडरथल मैन क्रो मैग्नम और मॉडर्न मैन। खत्म चैप्टर।